नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड में भी हमने सबसे पहले सोशल साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया है। और सोशल साइंस सब्जेक्ट की हमने 4th, 5th, 6th और 7th यूनिट 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। 8वीं यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने 8वीं यूनिट का प्राकृतिक वनस्पति अध्याय पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वन्य जीव। जैसा कि सिलेबस में लिखा गया है, टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो वन्य जीव दोस्तों छोटा सा चैप्टर है हमारा। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं अपने यहाँ पे, है ना, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और बायो रिजर्व कितने हैं। और ये मतलब ऐसे पूछ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कौन से राज्य में है, जो भी मेन अभ्यारण्य हैं, तो उन्हीं का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। वन्य जीव हमारी यूनिट 8 चल रही है और चैप्टर हमारा ये 10 होगा। भारत में विश्व के लगभग 5% वन्य जीव पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व के कुल 100% वन्य जीवों में से भारत में 5% वन्य जीव उपलब्ध हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारे यहाँ कार्यरत है वर्तमान में। कि वन्य जीवों की जो सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाते हैं वो कौन से अधिनियम के तहत बनाए जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1972 कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब 3 चीज़ें आती हैं दोस्तों इसमें, एक तो राष्ट्रीय उद्यान, एक वन्य जीव अभ्यारण्य और एक बायो रिजर्व या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इन तीनों में क्या अंतर है और ये भी पूछे जाते हैं वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कितने बायो रिजर्व हैं। तो अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं दोस्तों कि ये सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं और इनमें जो सभी गतिविधियां हैं वो निषिद्ध होती हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि एक जो राज्य होता है वह अपने किसी भी मतलब जो भी जहाँ पे भी जीव जंतु पाए जाते हैं और नेचर की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है उसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकता है। वन्य घोषित करना एक राज्य का अधिकार है ना। अपने राज्य में वह कितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर सकता है। फिर क्या होता है, केंद्र की जब अनुमति उसे मिलती है और केंद्र उसे परमिशन दे देता है तो फिर वो राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित हो जाता है। राष्ट्रीय उद्यान जब एक वन्य जीव अभ्यारण्य ही राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है और राष्ट्रीय उद्यान जब बनता है तो उसका जो कंजर्वेशन होता है दोस्तों, उसका जो संरक्षण होता है और उसका जो मतलब अपन उसको बनाए रखते हैं, उसका सारा खर्चा फिर केंद्र उठाने लगता है ना। और केंद्र जब ये उठाने लगता है तो वो राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है वन्य जीव अभ्यारण्य ज़्यादा होंगे क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करना किसका अधिकार है? राज्य का। और राष्ट्रीय उद्यान कम होंगे नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क उन्हें केंद्र परमिशन देता है जब वो नेशनल पार्क में परिवर्तित होते हैं। तो जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं दोस्तों, उनमें सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है ना। किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि हम इसमें नहीं कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे घूमना फिरना या फिर पेड़ पौधे काटना, या फिर घूमना फिरना तो फिर भी अलाउ कर देते हैं, पेड़ पौधे काटना और ये सब जैसे पशु चराना, लकड़ियाँ लाना और किसी भी प्रकार के वन उत्पाद इकट्ठे करना, इन सभी की अनुमति वहाँ पर नहीं होती है। वो पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो वर्तमान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे यहाँ पे? 105 राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेशनल पार्क कितने हैं हमारे यहाँ पे? वर्तमान में 105 नेशनल पार्क हैं। अब दूसरा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। मैंने कहा कि वन्य जीव अभ्यारण्य एक राज्य घोषित करता है, तो इसमें थोड़े बहुत निजी कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है। राज्य जितना चाहे इसमें अनुमति दे सकता है और इनका सीमा क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित नहीं होता है दोस्तों। ये जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी सीमा क्षेत्र निर्धारित किया जाए कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतने किलोमीटर में फैला हुआ, ज़रूरी नहीं होता है ऐसा। कि जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान में निश्चित होता है कि इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक ये नेशनल पार्क में आएगा, लेकिन इनमें इतना निश्चित नहीं होता है। और वर्तमान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 532। ठीक है, तो नेशनल पार्क है हमारे 105 और वन्य जीव अभ्यारण्य है 532। फिर है बायो रिजर्व या फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इन पर सरकारी नियंत्रण परंतु वाष्य क्षेत्र में निजी कार्य करने की अनुमति होती है। जो बायो रिजर्व क्षेत्र होते हैं दोस्तों, इन पे भी सरकारी नियंत्रण होता है ना। लेकिन जो वाष्य क्षेत्र है, मतलब बायो रिजर्व क्षेत्र क्या होता है, देखो नीचे लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किया जाता है। देखो, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान तो क्या होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर पेड़ या फिर पर्टिकुलर जीवों की जनजातियों को बचाने के लिए ज़्यादातर बनाए जाते हैं। जैसे कि अपना सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है ना, घना पक्षी विहार है, ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर
कर दिए गए हैं। तो जैसे कि सरिस्का है वो टाइगरों के लिए बनाया गया है ना, टाइगर को रिजर्व करने के लिए। जैसे घना पक्षी विहार है, वहाँ विदेशों से पक्षी आते हैं, उनको रिजर्व करने के लिए बनाया गया है ना। लेकिन जो बायो रिजर्व क्षेत्र होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वहाँ के संपूर्ण पारिस्थितिकी को ही रिजर्व कर दिया जाता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी मतलब एक पूरा जंगल जैसे बायो रिजर्व घोषित कर दिया, उसमें उस जंगल में निवास करने वाले आदिवासी लोग भी आ जाएंगे, वहाँ के पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, वहाँ के पशु पक्षी भी आ जाएंगे। अब इसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार अपन को नहीं होता है, बहुत कम अनुमति होती है वहाँ जाने की और उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने की। वो होता है बायो रिजर्व क्षेत्र, मतलब उस संपूर्ण पारिस्थितिकी को ही ऐसे के ऐसे संरक्षित करना बायो रिजर्व कहलाता है ना। इन पे सरकारी नियंत्रण होता है। और जो वाष्य क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ पे उस पारिस्थितिकी क्षेत्र में जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे थोड़े बहुत हमें कुछ निजी कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है, जैसे पशु पक्षी जलाने की अनुमति हमें दे दी गई। ठीक है, वर्तमान में हमारे कुल बायो रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। वर्तमान में नेशनल पार्क है 105, वर्तमान में वन्यजीव अभ्यारण्य 532 और वर्तमान में रिजर्व पार्क हैं हमारे 18। तो अब देखो दोस्तों, कुछ योजनाएं चलाई गई थी। कौन से अधिनियम के तहत? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके लागू होने के बाद में कुछ योजनाएं चलाई गई थी कुछ विशेष पशु पक्षियों को बचाने के लिए। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों, हमारे इंडिया में बाघ बहुत ज़्यादा है और बाघों का वो जो होता है तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इनको संरक्षित करने के लिए योजना आई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण योजना 1973 में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट भी इसे बोलते हैं, याद रखिएगा। कब आया था? 1973 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में और इसके अगले साल ही सबसे पहले क्या बनाया हमने? टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया। फिर दोस्तों हम सुनते हैं हाथियों की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, तो हाथियों की तस्करी रोकने के लिए क्या आई? हाथी संरक्षण योजना 1992 में आई दोस्तों ये। ठीक है, इसके बाद में इससे पहले एक मगरमच्छ संरक्षण योजना आई थी 1974 में, और एक आई है दोस्तों गिद्ध संरक्षण योजना, क्योंकि गिद्ध भी बहुत कम होते जा रहे हैं, तो इनको बचाने के लिए ये 2006 लिखा हुआ है दोस्तों, 2006। तो ये आप याद रखिएगा, गिद्ध संरक्षण योजना। ठीक है, तो मगरमच्छ संरक्षण देखो, सबसे पहले तो बाघ संरक्षण 1973, फिर अगले साल मगरमच्छ संरक्षण 1974 और हाथी संरक्षण 1992 और गिद्ध संरक्षण 2006, ऐसी कुछ योजनाएं आई थी। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। इसी का नाम है दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान, भी पहले इसका नाम हैली था। और यह कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जो सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय उद्यान बना था वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। एक है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश राज्य को ही दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहते हैं, है ना, टाइगर स्टेट, क्योंकि वहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो, भारत का जो बर्ड मैन है, पक्षी मैन है ना, वो किसे कहते हैं? डॉक्टर सलीम अली को कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, ये लिखा हुआ है सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। दोस्तों इन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, योजनाएं बनाई थी, इसलिए सलीम अली को क्या कहते हैं? भारत का बर्डमैन कहते हैं। और टाइगर मैन तो आप सबको ही पता होगा, कैलाश सांखला, टाइगर की तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो भारत का टाइगर मैन किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब इनमें दोस्तों कोई भी ट्रिक नहीं है मेरे पास, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हर राज्य में देखो दोस्तों, किसी में 2 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10-10 भी हैं, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं और यही इनमें से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हेमिस हाई राष्ट्रीय पार्क है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यह अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो वो कौन सा है? हेमिस हाई है। और कहाँ पे स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू के 2 हो गए, हेमिस हाई और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब दोस्तों उत्तराखंड के बहुत सारे हैं उत्तराखंड में, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जिम कॉर्बेट, मैंने आपको बताया था 1931 में बन गया था। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, बाद में बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो इसलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह है
जिम कॉर्बेट, ठीक है। इसके बाद में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। ये चारों जम्मू वो उत्तराखंड में है। कौन कौन से हो गए? जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों उत्तराखंड में हो गए, ठीक है। अब है दोस्तों काजीरंगा और मानस, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा तो बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, वहाँ पे एक सींग का गैंडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो भी असम में स्थित है। तो काजीरंगा और मानस दोनों ही असम में स्थित हैं। अब है केवलादेव घना पक्षी विहार, अपन को पता है अपने राजस्थान में है, भरतपुर में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में अलवर जिले में है। और रणथंबोर सवाई माधोपुर में है और सरिस्का अलवर जिले में स्थित है। तो ये तीनों अपने राजस्थान के हो गए। राजस्थान के तो दोस्तों आपको याद करने ही है, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अलग से भी इनका अध्ययन कर लेंगे। अब है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में स्थित है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्यान है, तो कुछ प्रमुख उद्यानों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इतने हार्ड नहीं है दोस्तों, नाम से ही आपको याद हो जाएंगे। कान्हा, माधव, बांधवगढ़, संजय और पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब महाराष्ट्र में भी है संजय गांधी नाम से, दो हो गए। एक तो संजय उद्यान तो कहाँ हो गया? मध्य प्रदेश में। और संजय गांधी कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। और एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कर्नाटक में। इसके अलावा केरल में दोस्तों एक तो अनाईमुडी पहाड़ी है, वहाँ पे अनाईमुडी, उसके नाम से अनाईमुडी, और या फिर इसे शोला राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, तो ये केरल में है। पेरियार नदी का नाम आपने सुना होगा, उसी नदी के नाम से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। और साइलेंट वैली भी हमने केरल में बहुत बार पढ़ी है कि साइलेंट वैली केरल में है। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली, तीनों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, साइलेंट वैली भी, अनाईमुडी भी, या फिर शोला राष्ट्रीय उद्यान भी और पेरियार भी। इसके अलावा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। एक है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये पानी में तैरता रहता है दोस्तों, है ना। मतलब कुछ यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पानी में तैरते रहते हैं, और वहीं पे यह राष्ट्रीय उद्यान, उसे ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो इसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। अब है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी वाला। और हिमाचल प्रदेश के दो हैं, एक तो इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान और एक पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में ही है। तो केरल के हो गए दोस्तों अनाईमुडी या शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती हो गया, और केबुल लामजाओ मणिपुर का हो गया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु का, इंदर किला और पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के, और सुंदरबन कहाँ के हो गए? पश्चिम बंगाल के हो गए। इसके अलावा दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ, हेमिस हाई हमारा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस हाई है, और किश्तवाड़ दोनों जम्मू कश्मीर में है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी, ये चारों कहाँ हैं? उत्तराखंड में, जिसमें जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। काजीरंगा और मानस असम में है, और काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। केवलादेव, रणथंबोर और सरिस्का तीनों राजस्थान में है। गिर जो है गुजरात में है, और बब्बर शेर के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में है दोस्तों कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय और पन्ना, ठीक है। और संजय गांधी और पेंच महाराष्ट्र में है, और महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। तो वन्य जीव में दोस्तों इतना ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।